बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जस्टिस मुनीब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अपने खिलाफ चार्जशीट का जवाब देना भी आज गवारा नहीं समझा, लेकिन बहरहा बेंच की तश्कील पे आपने जरूर एतराज उठा दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी की बजाय 2 रुकनी कमेटी ने बेंचेस तश्कील दिए हैं, दैट इज योर आपका मुद्दा रहा है। लेकिन काजी साहब मेंटेन करते रहे कि कानून की मंशा यही है कि एक जज ना भी आए तो पूरी सुप्रीम कोर्ट का काम स्टैंड स्टिल पे नहीं लाया जा सकता, क्या कहेंगे? वाज़ेह लिखा है कि कमेटी 3 मेंबर्स की होगी और वो 3 मेंबर्स बैठेंगे और बैठ के फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच है। अब चूंकि कमेटी 2 मेंबर्स की थी और वो 2 मेंबर्स ने फैसला किया, जैसे मुस्लिम साहब ने कहा मैं उस कमेटी में नहीं बैठूंगा, उनकी जो भी कानूनी वजूहात थी, तो वो अब कमेटी ने जो 5 मेंबर बेंच बनाया वो मेरी नज़र में आइन और कानून के मुताबिक नहीं, ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी थी, वो गैर कानूनी बेंच है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके 2 हल हैं। एक हल तो ये है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे और पूरा सुप्रीम कोर्ट इस सवाल का जवाब दे कि हमने आगे जाके किस तरह करना है अगर ये पोजीशन हो। फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके मुताबिक फिर चीफ जस्टिस आगे एक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीके ये है कि पार्लियामेंट इसमें कानून साजी कर दे और ये जो गैप है, ये जो खला है, उसको पुर कर दे कि हाँ, 2 जजेस भी फैसला, दो जजेस भी कमेटी का फैसला कर सकते हैं, 3 की जरूरत नहीं है। लेकिन इन 2 तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप ये केस सुने। इसके ऊपर चीफ साहब ने कोई उसके बाद ऑर्डर नहीं फरमाया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम पहले मुनीब साहब को, जस्टिस मुनीब साहब को मनाने की कोशिश करेंगे और फिर अगर वो नहीं मानते तो फिर हम नया बेंच तश्कील करेंगे। मेरी नज़र में अगर वो नया बेंच 3 मेंबर कमेटी नहीं तश्कील करेगी तो फिर हमारा ऑब्जेक्शन अपनी जगह कायम रहेगा कि नया बेंच भी जो है वो नहीं सुन सकता। दूसरा एक और बड़ा मेजर इशू इसमें आ गया है अब, अगर जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो अपने फैसले पे रहते हैं और मेंबर नहीं बनते इस बेंच का, वो ऑथर जज हैं ऑथर और जज, रिव्यू का एब्सोल्युटली। कानून ये कहता है जो ऑथर जज है जिसने जजमेंट लिखी हो उनका बैठना जरूरी है बेंच में। तो अगर वो नहीं बैठते तो फिर क्या होगा, इस सवाल का जवाब भी फिर पूरा सुप्रीम कोर्ट देगा, एक फुल कोर्ट देगा, क्योंकि इसका भी रूल्स में कहीं जिक्र नहीं है कि अगर एक सिटिंग जज जो ऑथर जज है वो अगर नहीं बैठते तो हम्म। फिर क्या रिव्यू सुन सकता है दूसरा कोई और बेंच। ये 2 बड़े अहम आईनी सवाल हैं जिससे एक जुडिशियल क्राइसिस पैदा हुआ है और इस जुडिशियल क्राइसिस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहिबान मेरी नजर में बैठ के कर सकते हैं या इस पे कोई कानून साजी पार्लियामेंट कर सकता है। और ये बैरिस्टर 2 साहब तरीके ये फारूक एच आपके नाइक पास साहब का अभी कहना है कि इख्तियार 2 नहीं है रुकनी जज कि भी वो ये फैसला कर सकते हैं, मगर आप कह रहे हैं कि एक बार फिर अगर फिर से दो जजेस बैठ गए तो हम फिर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक और बात सर, सवाई जस्टिस मुनीब अख्तर के 63 के बेंच को लाइक माइंडेड बेंच क्यों कहा जा रहा है? अब ये क्यों तासुर पैदा हो रहा है? साथ ही जस्टिस मुनीब ने एडहॉक जजेस की बेंच में शमूलियत पर भी एतराज उठा दिया है और ये कहा है कि व्हाट्सएप के 27-28 जुलाई 2014 के मैसेजेस को कोट किया है। साथ ही 19 जुलाई 2014 की जुडिशियल कमीशन के इजलास में भी जो तय करदा दायरा कार था उसको एक बार फिर हाईलाइट किया है कि एडहॉक जजेस को तो इन कामों के लिए महदूद होना था। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मौजूदगी को हैरानकुन भी करार दिया है। जो लोग डिस्कशंस कर रहे हैं और अवाम इस वक्त सारी अवेयर है, पब्लिक में ये डिस्कशन हो रही है और वो ये कहते हैं कि इस बेंच में 2 जज साहिबान जो हैं, जस्टिस मंदो खेल साहब और मियां खेल साहब, उन्होंने तो ऑलरेडी राइटिंग में कह दिया है कि ये आर्टिकल 63A जो है उसके तहत वोट काउंट हो सकता है। तो उन्होंने तो अपना माइंड ऑलरेडी अपनी जजमेंट में लिख दिया हुआ है। दूसरे जो जज साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस जमीउद्दीन साहब, उनको उन्होंने चूंकि बेंच की तश्कील दी है तो कहा यह जा रहा है कि वो अपने ही बेंच की तश्कील जो उन्होंने दिया है उसको वो किस तरह जज कर सकते हैं कि वो तश्कील दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि वो तो उनके ही उन्हीं के फैसले के खिलाफ एक ऑब्जेक्शन है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्शन हो रहा है। इससे नजर ये आता है, लोग बात कर रहे हैं कि 4 जजेस तो एक साइड पे हो जाते हैं और एक मुनीब अख्तर साहब रह जाते हैं एक साइड पे, तो ये बेंच का फैसला एक तरह से लोगों के नजर में ये गलत हो सकता है या ये एक तरफ जा सकता है फैसला। तीसरी चीज एक और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कही, जिसका आपने जिक्र किया, वो ये है कि जो एडहॉक जजेस होते हैं, एडहॉक जजेस को जो लेके आए थे वो सिर्फ इसलिए लाए थे कि वो जो बैकलॉग जजेस का है, जो जो डिलेज हैं जजमेंट्स के, वो उस किस्म के केसेस सुने, ना कि वो आईनी केसेस या इतने अहम केसेस सुने।
जस्टिस मुनीर साहब ने वो भी एक ऑब्जेक्शन रेज की है कि ये एडहॉक जज को क्यों आपने इसका मेंबर बनाया है, इस बेंच का। तो वो अपनी जगह एक और तीसरी बहस है। तो बैरिस्टर एसेंशियली आप डिवीजन देख रहे हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। आपका फुल कोर्ट का तकाजा कभी रहा नहीं है, नॉट दैट इज क्रॉस्ड माय आईज, लेकिन 63 का फैसला बारहा सियासत पर बड़े डायरेक्ट तौर पे असरात मुरतब करेगा। इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिवीजन है, और ये सारी जो पब्लिक में जो बातें आ रही हैं और ये डिस्कशंस हो रही हैं, एक तरह से अच्छा भी है कि ट्रांसपेरेंट है, लोगों को समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन है, स्टाफ है, उसको भी नुकसान पहुंचता है। और क्योंकि ये डिवीजन इतनी बढ़ गई है, उससे नजर ये आता है कि अब ये सारे पब्लिक डिबेट में आ गया है मामला, इसलिए हमें और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना अमूमन तो ये होता था कि हमें पता भी नहीं चलता था कि क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और सिर्फ हम बाहर से तबसरे करते थे। अब चूंकि ये पब्लिक डोमेन की बातें हैं, तो नजर आता है कि डिवीजन है, दोनों ग्रुप्स में या कैंप्स में इख्तलाफात हैं उस पर। लेकिन बेहतर यही होता कि अगर पब्लिक डोमेन की बात है, तो फिर ये सारी बहस अदालत में हो और सुनी जाए, और फिर उस पर फैसला हो। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि इस मामले का हल सिर्फ एक ही है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे, और वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर फैसले सारे कर दे कि कमेटी कैसे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूट होगी, बेंच कैसे बनेंगे, और बेंच बनने के बाद कौन सा एडहॉक जज आ सकता है, नहीं आ सकता, अगर ऑथर जज नहीं है बैठा हुआ तो फिर क्या होगा। ये सारी चीजें फिर सॉल्व हो जाएंगी, और जो फुल फुल कोर्ट है वो फिर इस मामले को हल करके फिर आगे चलाएगा सारे इश्यूज को। और मैं नॉर्मली, आपको पता है कि मैं फुल कोर्ट की जी। डिमांड नहीं करता। मैं नहीं कहता कि एक बेंच को तब्दील करें या ना करें, लेकिन ये कोई ऐसा इशू आया जिसमें रूल्स और कानून जो है वो चुप है, वो नहीं बताता कि अगर कमेटी में एक जज ना बैठे तो कमेटी फैसला कर सकती है कि नहीं। बेंच का कानून ये भी नहीं बताता कि अगर एक जज जो हैं, जो सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ऑथर जज है, जिन्होंने जजमेंट लिखी, वो जी। रिव्यू में अगर ना तो बैठे बैरिस्टर साहब, तो क्या फिर क्या रिव्यू आपको, कता कलामी माफ, क्या आपको लगता है कि अक्सरियती जजेस सुप्रीम कोर्ट के आज उन्होंने एक्सेप्शन ली है? आईनी दरख्वास्तें जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के तहत फिक्स की जानी है, वो सुनी जाएं ना सुनी जाएं? आज जस्टिस मुनीब अलैदा हो गए हैं, कल को कोई और भी हो सकता है। डू यू थिंक द मेजॉरिटी हैज टेकन एन एक्सेप्शन? ये चीज जाहिर हो गई है कि ये बेंचेस जो बने हैं, ये इस पे अगर ये फैसला नहीं हुआ कि बेंचेस बनाने का इख्तियार दो मेंबर्स के पास है या नहीं, तो फिर क्या इस इशू को, जब तक ये हल नहीं होता, क्या जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इनके बनाए हुए बेंचेस में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आज अगर मुनीब साहब ने ये इनकार किया है, तो कल को और जजेस भी इनकार कर सकते हैं। ये मैं इस पे कोई फाइनल अपना नहीं देख सकता, हम देख ही सकते हैं कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन हर चीज मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के खत को एक स्मेयर कैंपेन करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है सेल्फ एड्यूलेशन की एक कैंपेन है, यानी कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, और एक मेरे खिलाफ स्मेयर कैंपेन बनाना, और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को एड्रेस ही नहीं किया चीफ जस्टिस ने। आपको बताते चले, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह बुला लिया है।